ऑन हो गया। इंस्पायरिंग स्टोरी। दोस्तों, रतनलाल बोल रहा हूं और आप देख रहे हैं अम्बेडकरनामा। जैसा कि आप जानते हैं कि अम्बेडकरनामा का एक सेगमेंट है जिसमें हम आपको प्रेरणा देने वाली स्टोरी सब आपको दिखाते हैं। इंस्पायरिंग स्टोरीज। कई ऐसे व्यवसायी जो जीरो से शुरू करके मजदूरी करके करोड़पति बने, अरबपति बने, वो स्टोरीज भी हमने आपको दिखाया। आज एक और शानदार स्टोरी दिखाने वाला हूँ। वो आपको अफेक्ट कर सकता है, आपको बच्चों को अफेक्ट कर सकता है, आपके अड़ोस पड़ोस में जो बच्चे हैं उनको भी प्रभावित कर सकता है। इसलिए पूरा वीडियो देखना आपको ज़रूरी है और शेयर भी करते रहना ज़रूरी है। हमारे साथ इस एपिसोड में लुधियाना से चलकर आए हैं हरिओम जिंदल साहब। हरिओम जिंदल साहब, पहले इनके बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। पहले एक इंटरनेशनल बिजनेस करते थे, बिजनेस फैमिली से हैं, और इनकी इच्छा हुई कि एक किताब लिखी जाए। तो एक समय इन्होंने धीरे धीरे बिजनेस छोड़ा कि 1 साल बाद कर लेंगे, लेकिन इनकी दिलचस्पी लिखने पढ़ने में बढ़ती गई। फिर इन्होंने वकालत की और इंटरनेशनल बिजनेस के अब एक्सपर्ट हैं। उनका बिजनेस जिस समय कर रहे थे काफ़ी फ्लरिशिंग बिजनेस था, उस बिजनेस को छोड़कर ये वकील बने। आज इंटरनेशनल बिजनेस के बढ़िया वकील हैं, दिल्ली मुंबई हर जगह प्रैक्टिस करने जाते हैं। लेकिन साथ साथ इनका एक ड्रीम भी था, ये बच्चों को, गरीब बच्चों को खुशहाल देखना चाहते हैं। सोचिए, अगर स्लम्स के बच्चे अंग्रेजी पढ़ रहे हो, कंप्यूटर सीख रहे हो, 5 स्टार होटल में लंच कर रहे हो, तो आप समझेंगे कि ये कुछ कल्पना टाइप का है, लेकिन ये कल्पना नहीं, हकीकत है। हरिओम साहब एक सोसाइटी चलाते हैं, सोसाइटी फॉर इक्वल डिग्निटी ऑफ चिल्ड्रन। ये देख लीजिए और आप वीडियो आप में देखते रहेंगे। और इन्होंने एक पुस्तिका निकाली है, पुस्तिका का नाम है एम्पावरमेंट थ्रू नॉलेज। इसके ऑथर खुद हरिओम जिंदल साहब हैं। प्रैक्टिस करते हैं, बेटा भी इनका लॉयर है, और फ्लरिशिंग बिजनेस छोड़कर प्रैक्टिस करना, चैरिटेबल वर्क करना, बच्चों, स्लम्स के बच्चों के बीच में जाना, पढ़ाना और वैकल्पिक शिक्षा देना। ये कोई आम ऑर्डिनरी सरकारी शिक्षा नहीं, वैकल्पिक एजुकेशन देना, ये बहुत ही शानदार बात है। इसलिए अम्बेडकरनामा की कोशिश है कि ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोग देखें। इसके बारे में, इनके मिशन के बारे में चर्चा करने वाला हूँ, और पूरा ऑल्टरनेटिव एजुकेशन किस तरह से दे रहे हैं। संक्षेप में हर वर्ड ABCD से आपने A फॉर एप्पल पढ़ा होगा, B फॉर बॉल पढ़ा होगा, लेकिन इन्होंने पूरा विकल्प तैयार किया है कि A फॉर क्या पढ़ाया जाए। तो इस पर पूरी विस्तार से इस एपिसोड में चर्चा करने वाला हूँ। स्वागत है हरिओम जी। धन्यवाद जी जी, बहुत अच्छा लगा स्वागत किया आप आए। आज आपके साथ बैठा तो मेरे को बहुत खुशी हो रही है। चलिए, हाँ, सेम हियर। और अच्छा है कि आप अम्बेडकरनामा देखा आपने। हाँ जी, मैंने देखा और मैं बड़ा ही इम्प्रेस हुआ। आपके जो एपिसोड्स हैं वो बहुत ही अच्छे सवाल खड़े करते हैं समाज के लिए और समाज के सुधार के लिए। चलिए, तो ये मिशन जरा अपने बारे, इनिशियल इंट्रोडक्शन मैंने दे दिया है, थोड़ा सा अपने बारे में बताइए दोस्तों को। जैसे रतनलाल जी ने पहले से ही बता दिया है कि मैं व्यापार से वकालत में गया। वकालत में जाने का बहुत बड़ा कारण था समाज को समझना, क्योंकि आज का जो समाज है वो कानून आधारित समाज है। तो अगर कानून आधारित समाज है तो कानून में क्या कमी है कि अमीर अमीर बनता जा रहा है, गरीब गरीब बनता जा रहा है, और हमारे समाज में असमानता बढ़ती जा रही है जी। आज हम धर्म को निर्दोष दोष नहीं दे सकते, क्योंकि जब समाज धर्म के ऊपर नहीं चल रहा, कानून के ऊपर चल रहा है, तो कानून में क्या कमी है। लीगल अथॉरिटी, लीगल पावर कानून में है। तो उस चीज़ को समझने के लिए मेरे को 43 साल की उम्र में लॉ ज्वाइन करनी पड़ी पंजाब यूनिवर्सिटी में। मैंने लॉ पढ़ी, और लॉ पढ़ते पढ़ते मेरे को, जब मैं किताब लिख रहा था कि असमानता ख़त्म कैसे होगी, असमानता को समझना कैसे, सबसे पहले तो ज़रूरी था कि असमानता के कारण को समझना, कि गरीब के बच्चे को आगे बढ़ने के अवसर क्यों नहीं मिलते। जब उसको आगे बढ़ने का अवसर ही नहीं मिलेगा तो बड़ा होके वो बनेगा क्या, वो एक समृद्ध समाज से बराबरी कैसे कर पाएगा, वो कर ही नहीं पाएगा। उसकी क्षमता ही नहीं हमने बिल्ड होने दी उसको, तो उसकी क्षमता, उसके टैलेंट को पहले ही मार दिया। तो मैं इस व्यवस्था को जानना चाहता था कि व्यवस्था में क्या कमी है कि एक बराबर के नागरिक को बराबर के अवसर क्यों नहीं मिलते। तो वहाँ से कानून की विद्या शुरू हुई। फिर मैं 43 साल की उम्र में आपने एडमिशन लिया। 43 साल की उम्र में 2009 में मैंने पंजाब यूनिवर्सिटी में दोबारा एडमिशन लिया। पहले भी मैंने पढ़ा था, MA इकोनॉमिक्स की थी, पर वो मेरे यंग एज की बात थी। फिर 43 साल में मैंने दोबारा लॉ पंजाब यूनिवर्सिटी में ज्वाइन करके 3 साल में पास। कितने, 3 साल का 3 साल का कोर्स। वाह,
3 साल पढ़ाई की? 3 साल मैंने लगातार पढ़ाई की और बहुत ही ध्यान से पढ़ाई की, क्योंकि मेरा इंटरेस्ट डिग्री लेना नहीं था, लॉ को समझना था, उसका स्ट्रक्चर को समझना था कि स्ट्रक्चर है क्या लॉ का। तो मतलब आप करोड़ों का बिजनेस छोड़ के आप फिर स्टूडेंट बन गए? मैं बिजनेस करते करते स्टूडेंट बना। 2 साल 3 साल के पीरियड में 2 साल मैंने लॉ पढ़ते पढ़ते बिजनेस किया। और फिर जब मेरे को लगा कि जो मैं किताब लिख रहा था असमानता के ऊपर, तो बिजनेस मेरे लिए एक रुकावट बन रहा था, क्योंकि वक्त नहीं मिल रहा था। तो मेरे को लग रहा था कि मेरे लिए ये बड़ा महत्वपूर्ण विषय है, मेरे हृदय के साथ जुड़ा हुआ है। इसको पूरा करने के लिए अगर बिजनेस रुकावट बन रहा है तो उसको बंद कर दो, नहीं तो किताब कभी नहीं पूरी होगी। बिजनेस में पैसे कमाते रहेंगे, पैसे साथ नहीं जाएंगे। तो मेरे को लगा कि छोड़ दो। घर वालों ने कुछ टोका नहीं कि इतना बढ़िया बिजनेस छोड़ के आप फिर पढ़ने जा रहे हैं? रतनलाल जी, आपको एक चीज़ समझनी पड़ेगी कि आप जहाँ भी रहते हैं आपको अपनी जिम्मेदारी पूरी करनी है। आप कहाँ से पूरी करते हो वो आपके ऊपर निर्भर करता है कि कहाँ से आप पूरी करते हो। राइट। चाहे आपके बच्चे हैं, चाहे आपके माँ बाप हैं, उनकी जो एक्सपेक्टेशन है वो आपको मीट करनी पड़ेगी। मीट कर दोगे तो आपके साथ हैं, नहीं करोगे तो डिवोर्स क्यों होते हैं, परिवार क्यों टूटते हैं। तो आपको डबल जिम्मेदारी लेनी है। आप ये नहीं सोचोगे कि मैं ये काम कर रहा हूँ तो मेरे को सपोर्ट करना शुरू कर दो। वो मेरे ख्याल से थोड़ी एक्सपेक्टेशन जो है वो गलत निकल सकती हैं। कुछ लोगों को बड़ी अच्छी किस्मत हो सकती है कि लोग सपोर्ट करें, मेरे भी परिवार वाले सपोर्ट करते हैं, पर मेरे को खुद को एक एहसास था कि मेरे को अपनी पारिवारिक जिम्मेदारियाँ पूरी करनी ही करनी है। नहीं तो ये करोड़ों का बिजनेस छोड़ के फिर स्लम्स के बच्चों के बीच जाकर ये आइडिया कैसे आया कि उनको पढ़ाना है और इनइक्वालिटी समाज में ख़त्म करना है? इसी के लिए आप किताब भी लिख रहे हैं। किताब कब आ रही है? अगले साल आ जाएगी? हाँ, अगले साल तक मेरी किताब, उसका टाइटल है रिस्टोरिंग द बैलेंस, वो आ जाएगी। आ जाएगी। रिस्टोरिंग द बैलेंस वो किताब है। जब वो किताब छप के आएगी तो किताब पे भी चर्चा करूंगा क्या इन्होंने उसमें लिखा है। उसका टाइटल है रिस्टोरिंग द बैलेंस और टैगलाइन है सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल जस्टिस, जो हमारे संविधान के गोल हैं वो कैसे अचीव होने हैं, उसको प्रैक्टिकल वे उसमें डिफाइन किया गया। राइट। तो ये आप करोड़ों का बिजनेस छोड़ के और इस स्लम्स के बच्चों के बीच जाकर ये अल्टरनेटिव एजुकेशन पे काम कर रहे हैं, ये आइडिया कब आया? देखो, जैसे मैंने बताया कि मैं असमानता पे काम कर रहा था, असमानता के काम करने के लिए मैंने लॉ पढ़ी। जब मेरे को लॉ समझ आ गया तो मेरे को ये भी समझ आ गया कि लोकतांत्रिक देश है हमारा, संविधान के हिसाब से चलना है, लेकिन लोकतांत्रिक देश में जो समाधान निकलने हमारी समस्याओं के, वो लोगों ने मिल के निकालने हैं। पर लोग मिल के कब निकालेंगे? जब वो कैपेबल होंगे, उनकी कैपेसिटी बिल्ड होगी। मेजर तबका हमारे देश का है जिनकी कैपेसिटी बिल्ड ही नहीं हो रही, तो लोकतंत्र तो उनके लिए हुआ या ना हुआ एक बराबर हो गया। राइट। तो मेरे को लगा, मैंने जब फिर अध्ययन करना शुरू किया कि जो ये गरीब परिवारों के साथ संबंधित बच्चे हैं, पिछली जातियों के साथ संबंधित बच्चे हैं, इवन के जो फॉरवर्ड कम्युनिटीज़ के बच्चे हैं जो गरीबी में झेल रहे हैं, वो ज़्यादा पढ़ नहीं पाते। उन्होंने एमए में नहीं जाना। अगर हम आंकड़ा देखें, स्कूल में इनरोलमेंट देखें, प्राइमरी में, फिर मिडल में, फिर हायर स्कूल में, फिर कॉलेज में, तो जैसे जैसे ऊपर जाएंगे गिनती कम होती जाती है। तो जब उन्होंने एमए पे जाना ही नहीं है, तो जो सब्जेक्ट हमने एमए में समझने हैं, बीए में समझने हैं, वो तो हमें पहले पढ़ाने पड़ेंगे सोशल साइंस के। तो फिर मेरे को लगा कि इन गरीब बच्चों को जब ये बड़े हो जाते हैं, इनको अपने वोट की अहमियत नहीं पता, लोकतंत्र के बारे में नहीं पता, वोटर जरूर बन जाते हैं। इनकी वोटें से सरकार बनती है और वोटों से सब सरकार बनती है, तो इनकी जो सरकार के ऊपर अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए तो उसका कोई रोब नहीं है, कोई दबाव नहीं है। तो इनको शिक्षा वो एमए और बीए वाली पहले ही पहुंचानी पड़ेगी और इनको शिक्षित करना पड़ेगा। 13-14 साल की उम्र में ये बच्चे काम पे लग जाते हैं। मेरा जो तजर्बा रहा है, प्रैक्टिकल ग्राउंड लेवल का तजर्बा मैं बता रहा हूँ। मैं 2013 से लगातार पढ़ा रहा हूँ, 10 साल हो गए। ये सोसाइटी कब बनाई है, ट्रस्ट? ये मैंने बनाया था जी 2010 में। 10 में, हाँ। ओके। तो 2013 से बच्चे पढ़ाने शुरू किए, खुद पर्सनली जाके झुग्गियों में जाके पढ़ाए। और ऐसे बच्चे जो बहुत ही बुरी हालत में थे, कबाड़ के डेर के पास रहते थे, और कई बच्चों के लिए तो कबाड़ में जीना एक जीवन था। उनकी मानसिकता बदलनी, उनके माँ बाप की मानसिकता को बदलना एक बहुत बड़ा कठिन काम था कि आप बच्चों को पढ़ाओ। तो झुग्गियों में अभी भी हर तरह के बच्चे हैं, कोई कबाड़ उठाता है, कोई दूसरे काम करता है, कोई दिहाड़ीदार मजदूर है, हर तरीके के लोग हैं, और उनका भी आपस में बहुत बड़ा विभाजन है। तो उनको ये समझाना कि शिक्षा लो और शिक्षा आपके कैसे जीवन को बदल देगी बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि शिक्षा के माध्यम से एक जीवन तैयार होता है 20-22 साल में। तब इंसान इस लायक बनता है कि वो अपने शिक्षा के माध्यम से कमाई कर पाए जी। उससे नीचे की जितनी भी शिक्षा है वो उसको लेबर लायक ही बनाती है।
तो इनको लगता है कि हम क्या करेंगे पढ़ के। तो जैसे ही 13-14 साल के होते हैं इन्होंने बाल मजदूरी में चले जाना है, फिर बाल विवाह हो जाने हैं, फिर 18 साल के एडल्ट होने से पहले इनके बच्चे भी हो जाते हैं। तो अब इनको शिक्षा जब मिल ही नहीं सकती एमए वाली, इन्होंने लेनी ही नहीं है, तो वो शिक्षा हमें लगा कि इनको शुरू में बचपन में देनी पड़ेगी। वहाँ से कम उसको इंस्पिरेशन मिलेगा एक आगे समझने का। एक तो उसको पहले हमारे देश का सिस्टम समझ आए, उसको पता चले कि मैं अगर देश का नागरिक हूँ, एज ए नागरिक मेरे राइट्स क्या हैं, मैं देश का हिस्सा कैसे हूँ, देश में लोगों की काउंटेबिलिटी क्या है। तो वो अल्फ़ाबेट्स पे आता हूँ मैं अभी, लेकिन उससे पहले मैं एक और सवाल मेरे जहन में है। 2010 से आप पढ़ा रहे हैं? 13 से 10 साल हो गए तकरीबन। 10 साल हो गए। तो 10 साल में उसमें से जो पढ़े हुए बच्चे निकले, वो क्या कर रहे हैं? उसमें से कुछ जो पुराने बच्चे होंगे उसमें कुछ बदलाव आया, उसके सोच समझने के तरीके में बदलाव आया, वो कर क्या रहे हैं अभी? देखो जैसे 2013 से लेकर 2023 आ गया, 10 साल का पीरियड है जी। इस 10 साल के पीरियड में हम कुछ बच्चों को 8वीं तक लेके जा पाए हैं अभी तक। उनमें जो बदलाव है, मैंने जैसे बताया कि उनके हालात हैं जो उनको मजबूर करते हैं कि उन्होंने काम करना, शादी करनी है, क्योंकि उनके ऊपर सोशल प्रेशर बहुत ज़्यादा है कि तेरे को लड़की को है कि लड़का नहीं मिलेगा, लड़के को है लड़की नहीं मिलेगी, क्योंकि उनके परिवार के लिए ये एक जीने का तरीका है। आप उस जीने के तरीके को कितनी भी कोशिश करोगे बच्चे तक आप प्रभाव कर पाओगे, लेकिन बच्चे के माँ बाप के नहीं कर पाओगे, उनके रिश्तेदारों पे नहीं कर पाओगे। तो बहुत ही मुश्किल से, अगर मैंने 1000 के करीब बच्चा पढ़ाया होगा 10 सालों में, तो मुश्किल से 3-4 बच्चे ऐसे बच्चे होंगे जो 18 साल तक शादी की वेट करने को तैयार हुए। और उनको हमने प्रोत्साहन करने के लिए कईयों को टीचर भी बनाया, पैसे भी दिए भी, चलो इस बहाने उनको लगेगा हम काम पे लग गए, पैसे कमाने लग गए, तो माँ बाप को लगेगा कि इनको काम पे ये काम करने तो पढ़ाने का, उस माध्यम से पढ़ेंगे। लेकिन वो भी बड़ा ही कठिन काम है। तो इसलिए सारा एनालिसिस करने के बाद मेरे को लगा कि जो 3 साल की उम्र है से लेकर 12 साल की उम्र, ये एक ऐसा गोल्डन पीरियड है। इस गोल्डन पीरियड में माँ बाप को होता है कि बच्चे भी छोटे हैं, पढ़ते हैं, पढ़ लें। तो उस पीरियड को हमें पूरे देश में इस्तेमाल करना पड़ेगा इन बच्चों को शिक्षित करने के लिए। और जो शिक्षा एमए की हमने अल्फ़ाबेट के थ्रू बनाई है, वो शिक्षा में हर बच्चे को बांटनी पड़ेगी, क्योंकि 12 साल तक की उम्र तक माँ बाप इंतजार कर लेते हैं काम नाम जाए बच्चे, तो तब तक हम ये शिक्षा बांट दें। जी जी जी, चलिए अब शुरू करते हैं आपके इस बुकलेट पे चर्चा। आपने एक ऑल्टरनेटिव मेथड बनाया है सीखने के लिए, और इसमें बड़े बड़े लोगों के फॉरवर्ड लिखे हुए हैं, जस्टिस टीपीएस मान, जस्टिस, हाँ, इनका लिखा हुआ है। और आपने जो वैकल्पिक जो शिक्षा बनाया है वो दिलचस्प है, मुझे दिलचस्प लगा। अब चलिए अब शुरू करते हैं। और आप स्क्रीन पे देखते होंगे कि ये अल्फ़ाबेट है, ABCD Z तक है, ठीक है। हाँ जी। और पहले हम लोग A फॉर एप्पल पढ़ते थे, तो एक एक वर्ड पे जाएंगे और संक्षेप में सब कुछ समझने की कोशिश करेंगे। आप समझाएं जिंदल साहब, ये किताब पकड़े हैं। देखो जैसे आपने कहा कि फॉरवर्ड काफ़ी अच्छे लोगों ने लिखा है। एक इंसिडेंट बताता हूँ, यहाँ पे फ़ोटो भी लगी हुई है। ये जस्टिस टीपीएस मान हाई कोर्ट के जज हैं चंडीगढ़ में। हाँ जी, पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट में जज हैं। और साथ में हमारे सेशन जज मिस्टर गुरबीर खड़े हैं। ये एक जुग्गी में खड़े हैं। अच्छा, जुग्गी में खड़े हैं। ये जुग्गी में खड़े हैं, देखिए आप। अच्छा, चलिए देखिए। हाँ। उसके बाद मैं स्क्रीन पे तो फोटो लगाऊंगा। ये एक एज पार्ट ऑफ हाई कोर्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी, इनको स्लम में विजिट करना था। तो ये लुधियाना आए हमारे स्लम के प्रोजेक्ट में, जुग्गी में गए। तो इन्होंने एक बच्चे से पूछा, बेटा तेरे को क्या आता है? तो उस बच्चे का जो रैक पिकिंग वाला थैला था वो साथ ही था, क्योंकि जुग्गियों में बच्चे जैसे ही काम करते हैं वो कहते हैं आज पढ़ लो साथ साथ। तो उन्होंने कहा भी ABC आती है? बच्चे ने कहा आती है। कहते सुनाओ। बच्चा कहता जी A फॉर एडमिन, B फॉर बैलेट बॉक्स, C फॉर कॉन्स्टिट्यूशन, D फॉर डेमोक्रेसी, E फॉर इलेक्शन, F फॉर। वो कहते बेटा रुक, तूने बोला D फॉर डेमोक्रेसी? कहता हाँ जी। कहता तेरे को पता है बेटा डेमोक्रेसी क्या होती है? बच्चा कहता हाँ जी पता है। कहते बताओ। कहता जी D फॉर डेमोक्रेसी वो होती है जिसमें E फॉर इलेक्शन होता है, उसमें V फॉर वोट डलती है, जिसको ज़्यादा वोटें मिलेंगे वो E फॉर इलेक्ट होगा, जो E फॉर इलेक्ट होगा वो G फॉर गवर्नमेंट बनाएगा, जो G फॉर गवर्नमेंट बनाएगा उसको मेरा T फॉर टैक्स का पैसा जाना गवर्नमेंट चलाने के लिए, और T फॉर टैक्स के पैसे से मेरे R फॉर राइट्स देने हैं। अगर R फॉर राइट्स नहीं मिलेंगे, आपके जैसा J फॉर जज अपॉइंट होगा, न्याय दे देना। तो उसने D फॉर डेमोक्रेसी की डेफिनेशन में पूरी व्यवस्था देश की समझा दी कि व्यवस्था है क्या। उसको पूरा संविधान तो बाद में पढ़ेगा, जब बड़ा होगा दिलचस्पी होकर पढ़ लेगा, लेकिन संविधान बेसिक बात समझ वो तो समझ गया। तो ऐसे ये बच्चे एजुकेशन ले रहे हैं। जज साहब ने क्या कहा फिर? जज साहब बहुत प्रभावित हो गए।
उनकी आंखों में आंसू थे। वो कहते हरिओम मेरे देख रोंगटे खड़े हो गए। कहते मैं सोच नहीं सकता कि झुग्गी के बच्चे इतना क्लैरिटी वाली नॉलेज ले रहे हैं। तो मैंने कहा सर इसमें मेहनत लगी है। तो प्रभावित जज साहब को वीडियो भेज दीजिएगा। फिर उन्होंने इस बुक का फॉरवर्ड लिखा। उन्होंने अगर आप फॉरवर्ड भी पढ़ोगे इस फॉरवर्ड में कहीं कंग्रेचुलेट वर्ड नहीं है। उन्होंने अपना तजर्बा साझा किया कि मैं हैरान हूँ कि झुग्गी झोपड़ी वाले बच्चों को वो शिक्षा मिल रही है जो अच्छे स्कूल के 7वीं 8वीं के बच्चों को शायद मिल रही है। क्या बात है, क्या बात है। चलिए अब आते हैं आपके कंटेंट पे। आपने जो जल्दी जल्दी बता दिया, D फॉर डेमोक्रेसी एंड V फॉर वोट, हाँ जी, E फॉर इलेक्शन, हाँ जी, E फॉर इलेक्ट। अब समझाइए इस आपने क्यों ये पूरा डिजाइन किया। एक एक ए से शुरू देखो करते हैं। हमें ना समझना पड़ेगा कि 1947 से पहले हम गुलाम थे। तो 1947 से पहले की जो शिक्षा थी वो गुलामी की नज़र से बनाई गई थी कि लोगों को गुलाम कैसे बनाना है। तो ब्रिटिश टाइप की शिक्षा थी। 1947 में हम आज़ाद हो गए और 1946 में संविधान सभा बनी। वो संविधान सभा में चर्चा होते होते 1947 भी पार हो गया। तो 1947 से 1950 तक, बल्कि 1949 जब संविधान तैयार हो गया, कॉन्स्टिट्यूशन डे जिसको हम बोलते हैं, तो तब तक उनको गवर्नमेंट चलाने का तजर्बा भी हो गया था और देश की ज़रूरतें क्या हैं वो भी समझ आ गई थी और गरीबों को आगे कैसे लेके जाना वो भी समझ आ गया था। तो संविधान के अंदर उन्होंने सारे वो प्रावधान कर दिए थे कि जिससे हम देश को सुधार सके, गरीबों की गरीबी खत्म कर सके और इंसान को बराबर कर दें। तो वो सारे प्रावधान थे, लेकिन प्रावधान को लोगों तक पहुंचाया नहीं 1950 के बाद। तो जो शिक्षा सबसे पहली चीज़ है कि लोगों की अगर मानसिकता बदलनी है तो शिक्षा ऐसी बनाई जाए जिससे लोग अपने मानसिकता को बदल पाएँ। गुलामी की ज़िंदगी जी रहे थे, आज भी गुलामी जिए जा रहे हैं। पढ़ा लिखा बंदा भी सलूट मारी जा रहा है दूसरे को। ये कोई बराबरी का जिंदगी थोड़ा है। एक पुलिस स्टेशन में आप थाने में कंप्लेंट लिखाने जाओ, आपको ऐसा महसूस होगा जैसे आप दूसरे दर्जे के नागरिक हो। वो तो ऐसा महसूस कराएगा आपको। और फिर ये जातिवादी तो सारा जो संविधान था उसने ख़त्म कर दिया था। ये ख़त्म हो जानी चाहिए थी। आज इंसान की बात होनी चाहिए थी कि इंसान की ज़रूरतें क्या हैं और कैसे पूरी होनी चाहिए। इसलिए संविधान बना था, लेकिन वो तो फोकस ही नहीं रहा हमारा। तभी तो गरीबी है। झुग्गी झोपड़ी में लोग क्यों रह रहे हैं? क्या उनके पास संविधान के राइट्स नहीं है? तो राइट्स उनको क्यों नहीं मिले, हमें ये सवाल उठाना पड़ेगा। और उनके राइट्स खाए किसने, उसके ऊपर सवाल उठाना पड़ेगा। उनका हक का पैसा किसके खाया वो देखना पड़ेगा। तो वहाँ पर हमें चर्चा करनी पड़ेगी, हमें लोगों पे सवाल करने पड़ेंगे, प्रश्न करने पड़ेंगे, लोगों तक ये शिक्षा पहुँचानी पड़ेगी। तो इसलिए मेरे को लगा C फॉर कॉन्स्टिट्यूशन। अब कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ना बड़ा कम्प्लेक्स सब्जेक्ट है। ए से शुरू करते हैं। देखो A फॉर एडमिनिस्ट्रेशन में, अब देखो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन हम कहते हैं जी, देश में थाना पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन क्या है, सारी चाहे कंट्री की एडमिनिस्ट्रेशन प्राइम मिनिस्टर से शुरू हो जाती है और नीचे तक पियोन तक चलती है। तो आपको सारा पता कि एडमिनिस्ट्रेशन का रोल क्या। हम कहते हैं सड़क खराब है जी, बिजली का खंभा टूटा हुआ है, बरसात का पानी भर गया, हम कहते हैं जी नॉर्मल वर्ड में एडमिनिस्ट्रेशन जिम्मेदार है, प्रशासन जिम्मेदार है। प्रशासन है क्या, लोगों को कैसे पता? हम A फॉर एडमिनिस्ट्रेशन पूरा प्रशासन समझा देते हैं। अच्छा, समझा देते हैं पूरा। हाँ, अच्छा, और बड़े ही प्रैक्टिकल वे में। अब जैसे प्रशासन समझना बड़ा मुश्किल था, तो हमने क्या किया, उन्हीं के बच्चों के घर में माँ की रसोई की फ़ोटो खींची। अच्छा, ठीक है। कि माँ रसोई कैसे चलाती है, कितना राशन चाहिए, कितने लोगों के लिए खाना चाहिए, कौन कब खाएगा, राशन के लिए पैसे कहाँ आएंगे, बजटिंग कैसे होगी। तो सारा एडमिनिस्ट्रेशन है। जैसे माँ करती है घर को चलाने के लिए, ऐसे प्राइम मिनिस्टर करते हैं देश को चलाने के लिए। तो हमने उसको कंपेयर कर दिया। क्या बात है। ठीक है जी। चलिए, तो ये एडमिनिस्ट्रेशन हो गया। हाँ, इसमें फिर फंक्शनल एडमिनिस्ट्रेशन, डिस्ट्रीब्यूशन, वो सारा का सारा हमने एक्सप्लेन किया हुआ है। अच्छा, सब चार्ट बना के ना, पूरा का पूरा नक्शे से, चार्ट से। अब इसको अगर जिस बच्चे ने पढ़ लिया, फिर हमारे उसके बाद आती है बहुत इंपॉर्टेंट बात, नेचुरल रिसोर्सेज की एडमिनिस्ट्रेशन कैसे होती है और नेचुरल रिसोर्सेज का एक नागरिक, आम नागरिक से क्या संबंध है, ये भी हमें पता होना चाहिए। क्योंकि उसके साथ जो कॉर्पोरेट बड़े हो रहे हैं, अब मेरी गरीबी का फासला बढ़ता जा रहा है। जब तक इस रिलेशनशिप को हम नहीं समझेंगे तो मेरी गरीबी के फासले को हम खत्म नहीं कर पाएंगे। तो नेचुरल रिसोर्सेज का एडमिनिस्ट्रेशन कैसे होती है ये बताया गया है। उसके बाद आता है जी B फॉर बैलेट बॉक्स, क्योंकि जो भी चुनाव होना है, इलेक्शन चलना, डेमोक्रेसी है, वो बैलेट बॉक्स पे चलनी है। तो पूरे इस चैप्टर में बैलेट बॉक्स और इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के बारे में बताया गया ताकि बच्चों को शुरू को पता हो कि इसकी क्या अहमियत है। इसके चलते आ जाता है जी C फॉर कॉन्स्टिट्यूशन। अब कॉन्स्टिट्यूशन एक बहुत ही कम्प्लेक्स बुक है, बहुत ही बड़ा है, क्योंकि लार्जेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन इन द वर्ल्ड है। तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की डेफिनेशन बच्चों से हम क्या सिखाते हैं कि व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूशन। कहते हैं कॉन्स्टिट्यूशन इज अ डॉक्यूमेंट which informs about my rights and my duties and how the country India is to be administered। उसने संक्षेप में बेसिक चीजें सीख ली। अब डिटेल में जब जरूरत होगी पढ़ लेगा, जाहिर है। ये तो पता चलेगा ना भी देश संविधान के हिसाब से चलना है, मेरे राइट्स हैं, मेरी ड्यूटीज दी हुई हैं उसमें, ये तो समझ गया। चलिए आगे। उसके बाद चलते हैं जी, फिर आ जाती है D फॉर डेमोक्रेसी।
डेमोक्रेसी के बारे में मैंने पहले बताया कि वो कैसे सीखते हैं, डी फॉर डेमोक्रेसी, ई फॉर इलेक्शन, वो पूरा का पूरा कंसेप्ट सीख जाते हैं। फिर आ जाती है जी ई फॉर इलेक्शन। इलेक्शन में वो सारे सीख सकते हैं जाते हैं कि इलेक्शन में कौन खड़ा होता है, उसके क्या क्वालिफिकेशन है, मेंबर पार्लियामेंट का क्या ई फॉर इलेक्शन, ई फॉर इलेक्शन, उसमें मेंबर पार्लियामेंट का क्या रोल है, वो सारा इलेक्शन के प्रोसेस के अंदर सारा सीख जाते हैं। तो उनको इलेक्शन के बारे में भी पता है, जब वोटें होंगी उनको उसकी वैल्यू पता होगी। फिर आ जाती है एफ फॉर फ्रीडम। अब फ्रीडम, लीगल फ्रीडम क्या है, जो संविधान ने हमें फ्रीडम दी है वो क्या है, वो कनेक्शन है लीगल राइट्स के साथ, वो हम उसको सिखाते हैं। चलिए, तो ये फ्रीडम और फ्रीडम जी के बाद इसके बाद जी फॉर गवर्नमेंट। गवर्नमेंट कलेक्टिव पावर है हमारे, क्योंकि गवर्नमेंट में क्या है कि डेमोक्रेसी में जो पावर है वो कलेक्टिव है, इंडिविजुअल पावर कुछ नहीं है। तो कलेक्टिव पावर ने कलेक्टिव डिसीजन लेने हैं। तो लोगों को ये भी समझना जरूरी है कि जो इंडिविजुअल इलेक्टेड मेंबर है उसने आपके कलेक्टिव रिप्रेजेंटेशन में क्या रोल प्ले करना है, वो बच्चे सीखते हैं शुरू से। गवर्नमेंट, जी फॉर गवर्नमेंट। उसके बाद आ जाती है जी एच फॉर हैप्पीनेस। अब लाइफ में देखो सब कुछ हम जो करेंगे, स्पिरिचुअली खुश रहना है, मानसिक तौर से खुश रहना है, एक इंसान को वो भी गोल हम सिखाते हैं कि आपने खुश कैसे रहना। ठीक है, चलिए, बहुत बढ़िया। उसके बाद आ जाती है आई फॉर इंडिपेंडेंस, कि जो 1947 में इंडिपेंडेंस है उसका क्या मतलब आज़ादी, आज़ादी का क्या मतलब है। इसके बाद जे फॉर जज का क्या रोल है, वो हमने डेमोक्रेसी की डेफिनेशन में भी समझा दिया कि जज का क्या रोल है। जब सब गड़बड़ हो जाएगा तो जज साहब ठीक कर देंगे। ठीक करेंगे। उसके बाद आ जाती है ए फॉर नॉलेज, कि नॉलेज का क्या रोल है, कि अगर नॉलेज ही नहीं है, इसलिए इस बुक का भी नाम है एम्पावरमेंट थ्रू नॉलेज, और नॉलेज का क्या रोल है वो समझा देते हैं। आगे आता है एल फॉर लॉ। जैसे कि हमने बताया कि सोसाइटी लॉ बेस्ड है, तो लॉ की सिग्निफिकेंस पता होना चाहिए। तो बच्चों को शुरू से ही हम सिखाते हैं कि लॉ क्या है, तो उनको लॉ के बेसिक सिद्धांत पता है। फिर लॉ में जो एग्जाम्पलें हमने दी हैं, सम एग्जाम्पल्स ऑफ लॉ, उसमें सारी मोरालिटीज़ भी हमने जोड़ी हैं लॉ के साथ। जैसे दहेज प्रथा खत्म होनी चाहिए, जातिवाद खत्म होना चाहिए, हर इंसान को इंसान समझना जाना चाहिए, पब्लिक प्रॉपर्टी को डिस्ट्रॉय नहीं करना चाहिए। वो सारी चीज़ें हैं कि जो एक इंसान को एक अच्छे नागरिक बनने के लिए ज़रूरी हैं, तो उसको हमने लॉ के साथ जोड़ा है। फिर इसी के एम फॉर मनी, इसमें पब्लिक फाइनेंस सारा सीख जाते हैं कि एम फॉर मनी का क्या रोल है। एम फॉर मनी को टी फॉर टैक्स के साथ जोड़ा हुआ हमने। एम फॉर मनी एंड अटैच विद टैक्स। एन फॉर नोटिस। अब कोई भी चीज़ होता है, कोई कोर्ट का नोटिस आता है, लोग डर जाते हैं, तो इनको शुरू से समझाओ कि नोटिस का मतलब क्या है, आपके ध्यान में बात लाना कि ये हो रहा है, डरने की कोई बात नहीं है, आप जाओ अपनी बात कहो। उसके बाद आ जाता है ओ फॉर ओपिनियन। उनको ये समझाया जाता है कि समाज में अलग अलग लोगों के अलग अलग दृष्टिकोण हैं, अलग अलग व्यूज़ हैं, तो हमने उनके साथ तालमेल कैसे करना है ताकि समाज में एक हार्मनी बनी रहे। पी फॉर पावर में हम समझाते हैं कि लीगल पावर क्या, लीगल अथॉरिटी क्या है, और उसको कैसे समझना और उसके अंदर अपना रोल कैसे अदा करना है। उसके लिए हम ड्यूटी और राइट्स का कॉन्सेप्ट इसके साथ जोड़ देते हैं कि राइट्स और ड्यूटी क्या है, तो लीगल पावर कौन कितने इस्तेमाल कर सकता है, क्योंकि उसके भी राइट्स और ड्यूटीज़ हैं। ठीक है। फिर क्यों फॉर क्वेश्चन। क्यों फॉर क्वेश्चन में उनको बताया कि क्वेश्चनिंग क्यों इंपॉर्टेंट है। आपको कोई चीज़ नहीं समझ आती, क्वेश्चनिंग करनी है, और क्वेश्चन के माध्यम से आपकी क्लैरिफिकेशन होती है, तो आपको शुरू से वो माइंड डेवलप करना चाहिए। हाँ, इस तरीके से आर फॉर राइट्स आ जाते हैं। ये कॉन्स्टिट्यूशन के साथ भी जुड़े हुए हैं, गवर्नमेंट के साथ भी जुड़े हुए हैं, और टी फॉर टैक्स के साथ भी जुड़े हुए हैं कि जो पैसा है उसका इस्तेमाल क्या है, ये लोगों के लिए है, हर नागरिक को सुविधा प्रदान करने के लिए टी फॉर टैक्स का पैसा है। लेकिन वो गवर्नमेंट क्यों पब्लिक वेलफेयर स्कीम चलाती है, क्योंकि आपके राइट्स हैं, ये आपके ऊपर एहसान नहीं है। तो ये आपको समझना है बच्चों को शुरू से ही। 5 किलो अनाज एहसान नहीं है। ठीक है। अब इसके अंदर हमारे ये एक ऐसे छोटे छोटे पोस्टर भी बने हुए मैसेज देने के लिए कि अगर हक नहीं मिलेंगे तो रेवोल्यूशन क्रिएट हो जाएगी, हमें हक मिलने ही चाहिए। छोटे छोटे पोस्टर्स भी लगे हुए हैं किताब के अंदर। फिर एस फॉर सोशल। अब समाज में हम एक जुड़ के कैसे रहेंगे, सोशल सर्विस का क्या रोल है, कैसे हमने सोशल सर्विस करनी, कौन से मुद्दों पे सोशल सर्विस करनी ताकि समाज में त्रुटियां दूर हो पाए। इसको नॉलेज के साथ जोड़ा है, कॉन्स्टिट्यूशन के साथ जोड़ा है, ड्यूटी एंड राइट्स के साथ जोड़ा है, क्योंकि ये सारी कनेक्टेड है। इसके बाद आ गया टी फॉर टैक्स। अब टी फॉर टैक्स, एम फॉर मनी जैसे मैंने बोला था उसके साथ भी जुड़ा हुआ है
ये हमारे C फॉर कॉन्स्टिट्यूशन के साथ भी जुड़ा हुआ है, D फॉर डेमोक्रेसी के साथ भी जुड़ा हुआ है, G फॉर गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ भी जुड़ा हुआ है। तो ये सारा T फॉर टैक्स उसके साथ जुड़ा हुआ, ताकि बच्चों को पता चले कि गवर्नमेंट की किसी भी स्कीम का कोई एहसान नहीं है, क्योंकि उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से स्कीमें बनानी है, और कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो ऑब्लिगेशन है उसी के लिए मेंबर पार्लियामेंट चुने जाते हैं, उसी के लिए MLA चुने जाते हैं, और उनकी जो दायित्व है, उनकी जो जिम्मेदारी है, उसकी नॉलेज बच्चों को शुरू से हो, ताकि बच्चे या बड़े लोग उनके ऊपर अपने जो उनके दायित्व हैं उसका डिमांड कर सके, उनकी अकाउंटेबिलिटी फिक्स कर सकें। T फॉर टैक्स। अब आ जाता है U फॉर यूनिक। अब देखो, भगवान ने 800 करोड़ बंदे बनाए हैं, 2 बंदे एक जैसे नहीं हैं। हर बच्चे को एक ऐसा टैलेंट दिया, क्योंकि बच्चा यूनिक है। 2 जब शक्लें नहीं मिलती, 2 अक्लें नहीं मिलती, तो लेकिन वो जो डिस्टिंक्शन है उसमें यूनिकनेस है, एक यूनिक नेचर है। वो यूनिक नेचर को एक मौका मिलना चाहिए यूनिकनेस दिखाने का। तो हमें अपॉर्चुनिटीज इस तरीके से क्रिएट करनी है, एक माइंड को बांध के सबको गधे नहीं बनाना, सबको घोड़े नहीं बनाना, सबको उसके नेचुरल टैलेंट के हिसाब से हमें अपॉर्चुनिटी देना है, ताकि उसकी यूनिक टैलेंट जो है वो डेवलप होए। यूनिक टैलेंट डेवलप होगा, उससे बच्चे का भी विकास होगा। बच्चे के विकास के साथ साथ उस बच्चे के थ्रू या उस नागरिक के थ्रू जो चीज़ें डेवलप होंगी उसका पूरे समाज को फायदा होगा। राइट। ठीक है। इस तरीके से V फॉर वोट। अब V फॉर वोट फिर अगेन डेमोक्रेसी से जुड़ा हुआ है, कॉन्स्टिट्यूशन से जुड़ा हुआ है, इलेक्शन से जुड़ा हुआ है। तो ये सारे जो वर्ड आप देखोगे, ये चैप्टर इंटरकनेक्टेड है। अब W फॉर वर्क। W फॉर वर्क में हमने ये डिग्निटी के ऊपर काम किया है कि चाहे प्रधानमंत्री जी हो, चाहे सफाई कर्मचारी हो, सब इंसान है, सब अपना काम कर रहे हैं, सबका एक एक रोल है, एक एक दायित्व है। तो कोई बड़ा नहीं, कोई छोटा नहीं। अगर कोई सफाई वाला काम नहीं करेगा तो लोगों को समझ आ जाएगी कि उसकी महत्वता क्या है। तो सबको बराबर मानो। वर्क है, वर्क से किसी को छोटा बड़ा कहना गलत है। तो W फॉर वर्क में हमने डिग्निटी का कॉन्सेप्ट बनाया है। राइट। एक्सरे। I फॉर एक्सरे। अब देखो, मेडिकल हेल्थ बड़ी इंपॉर्टेंट है, फॉर एक्सरे, तो उसको हमने थोड़ा मेडिकल टच भी दिया। मतलब हमने इसको होलसम एजुकेशन बनाया, जो अलग अलग फील्ड, जैसे H फॉर हैप्पीनेस। ठीक है। हैप्पीनेस कब होगी? जब आपकी हेल्थ अच्छी होगी, माइंड मेंटली आप अच्छे होंगे। तो इस तरीके के कॉन्सेप्ट, इसको होलसम एजुकेशन बनाने के प्रयास किए गए हैं। अब Y फॉर यूथ, क्योंकि अब यूथ के लिए सबसे इम्पोर्टेंट है कि नॉलेज ले, क्योंकि यूथ सबसे ज़्यादा सफ़र कर रहा है गरीबी के, असमानता से। तो यूथ को बताया कि भी तुम्हारे अंदर बहुत एनर्जी है, तुम्हारी बहुत वैल्यू है। सारे राजनीतिक दल बोलते हैं कि इंडिया हैज़ द यंगेस्ट पॉपुलेशन ऑफ द वर्ल्ड, लेकिन उसका ख्याल तो करो। ख्याल नहीं किया, निगलेक्ट किया, फिर आपका तो साधन खराब हो गया। ठीक है। Z फॉर ज़ील। अब अगर अच्छी नॉलेज होगी, इनको बताते हैं, आपके अंदर जोश होगा, आप कुछ करने लायक बनोगे। तो इसलिए बुजुर्ग लेडियाँ भी पढ़ रही हैं इस पिक्चर में, है ना। तो इस तरीके से सारे के सारे अल्फ़ाबेट बहुत ही मीनिंगफुल हैं, इंटरकनेक्टेड हैं। आप जो है ना, एक तरीके से इस बुकलेट में पॉलिटिकल साइंस, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, कॉन्स्टिट्यूशन, फाइनेंस, सोशियोलॉजी, हिस्ट्री सब आपने पढ़ा दिया। हाँ, जो रेलिवेंट कॉन्सेप्ट, ये तो सम मिनिमम मिलने ही चाहिए। उसके बाद जिसको कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी हो गया शुरू में ही कि हमको टैक्स का क्या मतलब है। यस। राइट। कॉमर्स भी पढ़ा रहे हैं इसमें, इकोनॉमिक्स भी समझा रहे हैं, सारा समझा, छोटे छोटे की बच्चों को बेसिक क्लैरिटी हो जाए। यस। बच्चों से शुरू होएगी, बड़े बच्चों ने बड़े होना ना, तो वो अच्छे नागरिक बनेंगे, अच्छे वोटर बनेंगे। तो ये जो आप पढ़ाते हैं, तो ये फॉर्मल स्कूल में भी एडमिशन दिलाते हैं बच्चों का? हमारे ये जो बच्चे हैं झुग्गी झोंपड़ी वाले, ये फॉर्मल स्कूल में किसी भी हालत में जाने को तैयार नहीं थे। फिर हमने नेशनल ओपन स्कूल में इनका एडमिशन करवाया। अच्छा, करवा दिया। हाँ। तो हम इनकी जो 3rd पास कराते हैं, फिर 5th कराते हैं, फिर 8th कराते हैं। तो हम इनको पढ़ाई नेशनल ओपन स्कूल का सिलेबस मंगवा के, इनको तैयारी करवा के, एडमिशन का खर्चा भी मैं ही भरता हूँ, सब कुछ मैं भरता हूँ। इनको स्कूल लेके जाने का खर्चा भी मैं भरता हूँ। इनको एडमिशन सेंटर में हर रोज लेके जाने का खर्चा मैं भरता हूँ। उसके लिए जो ट्रांसपोर्ट चाहिए वो भी अरेंज करता हूँ। इनको स्लम से या इनके घरों से ले आके एग्ज़ाम दिलवा के, फिर इनको सर्टिफिकेट वहाँ से दिलवाते हैं। तो ये जो आपने ट्रस्ट चलाया है, ये कोई डोनेशन नहीं लेते हैं, अपने पैसे से चलाते हैं? हाँ, इसमें डोनेशन हम नहीं लेते किसी से, और ना ही हमें लेनी है। हमें बस ये है कि बिल्कुल मेरे बहुत करीबी दोस्त जो मेरे को अच्छी तरह से जानते हैं, वो 1-2 कंट्रीब्यूट करते हैं। उनको मैं मना ही नहीं कर सकता, क्योंकि उनका भी मेरे पे ट्रस्ट है, मेरा उन पे है, कि उनको इसकी महत्वता पता है कि इसमें जो कुर्बानी है, जो सेक्रीफाइस है, उसकी कीमत लगाना लोगों के लिए बहुत मुश्किल है। इस शिक्षा को डेवलप करने के लिए मैंने क्या किया, कितने प्रयास किए, कितनी ज़मीनी हरकतें, ज़मीनी लेवल पे काम किया, समझा समाज को क्या है, ज़रूरत क्या है समाज की। तो ये चीज़ें जो लोग हैं, कई उनको नहीं समझ, उनको पता है 1000 रुपये दे दिया, पता नहीं क्या हो गया, बहुत बड़ा दे दिया।
जो सेक्रीफाइस इन्वॉल्व है मेरा वो बहुत बड़ा है। तो मेरे को लगता है कि जो इसकी वैल्यू समझे उसी को जोड़ो, अदरवाइज आपका प्रोजेक्ट खराब हो जाएगा। चलिए, बहुत शानदार, बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं। जब बच्चों को सारा खर्चा आप उठाते हैं, एडमिशन, पढ़ने लिखने का जो भी खर्चा है, हाँ जी। 5 स्टार होटल में लेके गए तो बच्चों की क्या क्या रिएक्शन था? देखो मैं ये समझता हूँ, मैं बच्चों किस ओकेजन पे ले गए थे? अभी तो मैं उनको 9 जून को अपने जन्मदिन पे ले गया था, उससे पहले भी मैं कई बार लेके जा सकता हूँ। मैं उनको साइंस सिटी भी घुमाने लेकर गया था, उनको मैं हाई कोर्ट भी लेके गया था, चंडीगढ़ घुमाने लेके गया था। मेरे को होता है कि जितना मैं कर सकता हूँ उनको अलग अलग चीज़ें दिखाएं जिससे उनका एस्पिरेशन लेवल बढ़े, उनकी मानसिकता में दुनिया एक अलग नज़र से भी जाए, ताकि उनका जो वार्तालाप है, उनका बात करने के तरीके में विश्वास बने। उन्हें चीज़ें जब एक्सपोजर होगा तो उनके अंदर एक बात करने में एक रियलिटी आएगी। तो जो ये बदलाव बहुत बड़ा आया है हमारे इस्लाम्स के बच्चों में, जो गालियाँ निकालते थे गालियाँ देने बंद हो गए, उनके बिहेवियर में बहुत बड़ा चेंज है। उनके रिश्तेदार बहुत ही अप्रिसिएशन करते हैं कि आपके बच्चे बहुत बड़े स्कूल में पढ़ते होंगे। जब वो बताते नहीं हमारे सारा के घर में पढ़ा जाते हैं, झुग्गी में पढ़ा जाते हैं, तो वो बिलीव ही नहीं कर पाते उनके रिश्तेदार। तो ये जब तक एक्सपोजर हम नहीं देंगे तो उनके अंदर समाज को जानने का मौका नहीं मिलेगा। तो ये सारे प्रयास करने बहुत ही ज़रूरी है मेरे को लगता है। चलिए, बहुत बहुत शानदार, अब बधाई इस काम के लिए। मैं कभी भी लुधियाना जाऊंगा तो जिंदल साहब के जो लैब है, इसको मैं सोशल लैब समझता हूँ, और वहाँ जाऊंगा और ज़रूर वहाँ जाकर ऑन द स्पॉट वीडियो बनाऊंगा। आप कभी लुधियाना जाएं तो ज़रूर जिंदल साहब के जो है ना एक्सपेरिमेंट जहाँ पे बच्चों के साथ करते हैं, झुग्गी बच्चों के साथ, वहाँ पे ज़रूर जाकर देखें और हमें बताएं। हम जब जाएंगे ज़रूर वहाँ पहुँचेंगे। शुक्रिया आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। और आप सब देखते रहिए, ऐसी स्टोरी घर घर में पहुँचनी चाहिए। शिक्षा बहुत ज़रूरी है। शिक्षा सिर्फ रटने के लिए नहीं, समझने के लिए, ज्ञान के लिए। रतनलाल जी, मेरा एक सवाल आपसे। जी। अब हमने चर्चा कर ली, आपको मैंने बताया मैं क्या करता हूँ। आप बताओ, देश को बदलने का इसके अलावा कोई विकल्प है तो आप बताओ। नहीं तो वो तो लगातार क्योंकि जब तक शिक्षा नहीं पहुंचेगी, अम्बेडकरनामा की कोशिश से, इसी मिशन से ये शुरू ही हुआ था कि लेट एजुकेट पीपल। पर एजुकेशन भी दो तरह की होती है। एक चोर भी अपने शिष्य को चोरी की शिक्षा देता है, वो भी शिक्षा है। शिक्षा कौन सी चाहिए थी हमें 1947 के बाद, 1950 के बाद? उस पॉइंट ऑफ व्यू से इस शिक्षा की महत्वता बताओ कि क्या है। नहीं, वो आप ठीक कह रहे हैं, और शिक्षा के डिफरेंट लेवल्स होते हैं। हम जो शिक्षा दे रहे हैं वो हमारे दर्शक, हमारे देखने वाले दोस्त बताएंगे, लेकिन आपने एक बहुत शानदार काम किया है और इतना कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी 26 वर्ड में आपने करा दिया है कि बच्चे जब बड़े होंगे तो उनको समझ में आ गया एडमिनिस्ट्रेशन मतलब थाना, पुलिस, डीएम और किससे कैसे बात करना, ये बड़ी बात है। तो इसलिए एक वैकल्पिक शिक्षा की इस देश में ज़रूरत ही है, सिर्फ रटने रटाने नौकरी पाने की शिक्षा नहीं, और बेहतरीन शिक्षा, तो मुक्ति की शिक्षा। तो मेरे को ये लगता है कि किसी ना किसी तरीके से अगर हमने ये शिक्षा बच्चों में बांट दी, मिलजुल के प्रयास करने पड़ेंगे। एक आदमी एक मॉडल क्रिएट कर सकता है, थोड़ा फैला सकता है, पर जब तक समाज नहीं जुड़ेगा ये शिक्षा लोगों तक नहीं पहुंचेगी। और अगर हम पहुंचाएंगे तो एक बेस और कैपेसिटी बिल्ड हो जाएगी हमारे देश में, देश को बदलने की। एकदम। और कोई आप में से कोई अगर इस तरह का काम करना चाहे तो ये मॉडल लीजिए, इनका मॉडल लीजिए और अपने शहर में इसको रेप्लिकेट कर दीजिए, उसी तरह की एक व्यवस्था तैयार कीजिए। शुक्रिया, देखते रहिए अम्बेडकरनामा। जल्दी मिलता हूँ किसी और इंस्पायरिंग स्टोरी के साथ, और शेयर जरूर करिए और लोगों को दिखाइए भी। शुक्रिया, थैंक यू।